everyone, I hope you are well guys. Welcome to my YouTube channel. So guys, today topic is capital structure and theories of capital structure. So guys, ये यूनिट 4 का important part है. ओके जो आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे. हमने लास्ट वीडियो में डिविडेंड डिसीजन डिस्कस किया था जिसमें हमने डिविडेंड को पढ़ा था और साथ ही साथ उसके थ्योरीज ऑफ डिविडेंड को भी पढ़ा था, लाइक एमएम अप्रोच, गॉर्डन्स मॉडल एंड वॉल्टर्स मॉडल. अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उन सभी वीडियोस के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू उन सभी वीडियोस को देख सकते हो और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो. सो गाइज चलिए आज का टॉपिक हम डिस्कस करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर. सो स्टार्ट करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर. So capital structure can be defined as the mix of own capital, equity and borrowed capital, that means debt. क्या होता है कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है वो एक्चुअली एक रेशियो मिक्स होता है इक्विटी एंड डेप्ट का, कि लाइक आप अपनी कंपनी में कितनी अमाउंट ऑफ परसेंटेज आप इक्विटी रखना चाहते हो और कितना अमाउंट ऑफ परसेंट आप डेप्ट रखना चाहते हो. तो जो डेप्ट और इक्विटी का जो मिक्सचर होता है उस वही कहलाता है कैपिटल स्ट्रक्चर. समझ में आ गया. तो हर एक कंपनी की जो कैपिटल स्ट्रक्चर होती है वो अलग अलग होती है. हर एक कंपनी अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर अलग अलग डिफाइन करती है कि कोई कंपनी ज़्यादा डेप्ट रखती है और कम इक्विटी को रखती है तो उसकी कैपिटल स्ट्रक्चर अलग होती है. कोई कंपनी ज़्यादा इक्विटी को रखती है, कम डेप्ट रखती है तो उसकी कैपिटल स्ट्रक्चर अलग होती है. तो हर एक कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर अलग अलग होती है. तो कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है, मिक्स होता है इक्विटी और डेप्ट का. ठीक है, कि हम कितना अपने कंपनी में डेप्ट रखना चाहते हैं और कितना अमाउंट ऑफ परसेंटेज हम इक्विटी रखना चाहते हैं. ओके, सो इक्विटी और डेप्ट का एक मिक्सर होता है कैपिटल स्ट्रक्चर. समझ में आ गया. अब हम इसके थ्योरीज को डिस्कस करेंगे. तो गाइस कैपिटल स्ट्रक्चर्स पे कुछ थ्योरीज बनाई गई हैं जिसके थ्रू हमें ये समझाया गया है कि हम कितने अपनी कंपनी में कितना हम डेप्ट रखें और अगर हम ज़्यादा डेप्ट रख रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी कंपनी की वैल्यूएशन पे, मार्केट शेयर पे. अगर हम इक्विटी को ज़्यादा रखते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी कंपनी के वैल्यूएशन पे, कंपनी के कैपिटलाइजेशन पे या कंपनी के मार्केट शेयर प्राइजेस पे. सो ये सारी चीज़ें हम इस थ्योरीज में डिस्कस करेंगे. ओके, सो कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज को पढ़ने से पहले हम इस थ्योरीज के कुछ एजम्पशंस को डिस्कस करेंगे. ये जो एजम्पशंस मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ यही एजम्पशंस सारी थ्योरीज में सेम होगा. ठीक है, तो उन थ्योरीज को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे एजम्पशंस को डिस्कस करेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज के क्या एजम्पशंस हैं, क्या एजम्पशन के बेसिस पे ये स्ट्रक्चर थ्योरीज डिजाइन की गई हैं. ओके, सो गाइस फर्स्ट एजम्पशन इज फर्म्स यूज ओनली 2 सोर्सेज ऑफ फंड्स. जो फर्म्स है वो केवल 2 सोर्सेज ऑफ फंड्स को यूज कर सकती हैं. ठीक है, लाइक इक्विटी और डेप्ट. तो जो भी कंपनी है केवल 2 सोर्सेज ऑफ फंड्स को यूज कर सकती है. फंड्स का मतलब ये है कि कहाँ से वो अपनी कंपनी को चलाने के लिए, कंपनी को रन कराने के लिए जो पैसे, जो फंड्स वो रेज कर सकती है वो केवल 2 सोर्सेज से रेज कर सकती हैं. या तो वो इक्विटी से रेज करे या तो वो डेप्ट से रेज करे. ओके, सेकेंड, नो चेंज इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ द फर्म. दैट मीन्स नो चेंज इन टोटल एसेट्स. तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फर्म की इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कोई चेंजेस नहीं होगा, मतलब टोटल एसेट्स पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा. ठीक है, ये सेकेंड एजम्पशन था. थर्ड एजम्पशन इज 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो होना चाहिए. कंपनी की जो डिविडेंड पे आउट रेशियो होना चाहिए वो 100% होना चाहिए. दैट मीन्स जो कंपनी है अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को 100% डिविडेंड पे करे. ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिविडेंड डिसीजन में देखा था एमएम अप्रोच और गॉर्डन्स वॉल्टर्स मॉडल में कि कुछ अप्रोचेस में, मतलब एमएम अप्रोच में बताया था कि आप डिविडेंड पे करो या डिविडेंड मत पे करो तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता कंपनी की वैल्यूएशन पे. हमने गॉर्डन्स मॉडल में और वॉल्टर्स मॉडल में देखा था कि डिविडेंड पे करते हैं तो हमारे इफेक्ट पड़ते हैं. तो इस कैपिटल स्ट्रक्चर के एजम्पशन में ये है कि आपको 100% डिविडेंड पे करना होगा. ठीक है, यहाँ पे डिविडेंड पे करना ही है. यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है कि आप डिविडेंड पे करो या डिविडेंड मत पे करो, बट यहाँ पे क्या है, आपको डिविडेंड पे करना है. ठीक है, कोई दैट मीन्स नो रिटेन अर्निंग्स. इस कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज में कोई भी रिटेन अर्निंग्स नहीं बचनी चाहिए. रिटेन अर्निंग्स वही होता है जब हमने पेट वैल्यू से, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में से जब हम डिविडेंड को माइनस कर देते हैं तो उसके बाद जो हमारे पास पैसे बचते हैं जिससे हम इन फ्यूचर अपनी कंपनी को इन्वेस्ट कर सकते हैं, कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. तो इस केस में, इस एजम्पशन में कोई रिटेन अर्निंग्स नहीं बचना चाहिए. ठीक है, मतलब हमारे पास जो भी वैल्यू आ रही है, जो भी अर्निंग्स आ रही है, जो भी प्रॉफिट हो रहा है उन सभी प्रॉफिट्स को अपने इक्विटी होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. ठीक है, एज अ डिविडेंड. तो थर्ड एजम्पशन समझ में आ गया होगा. हम फोर्थ एजम्पशन में चलते हैं. फोर्थ एजम्पशन क्या है, बिजनेस रिस्क ऑफ फर्म इज नॉट
अफेक्टेड बाय द फाइनेंसिंग मिक्स। सो बिजनेस रिस्क जो है फर्म का वो फाइनेंसिंग मिक्स से अफेक्ट नहीं होता। मतलब क्या है कि बिजनेस रिस्क ऑफ फर्म की जो बिजनेस रिस्क है कि उस मतलब बिजनेस रिस्क है ये कि ज़्यादा डेप्ट होने की वजह से कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, तो जो भी बिजनेस रिस्क है, ठीक है, वो अफेक्टेड नहीं है फाइनेंसिंग मिक्स से, ठीक है। फिफ्थ एजम्पशन क्या है कि इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगना चाहिए। इस स्ट्रक्चर में ये है कि कोई भी नो कॉर्पोरेट टैक्सेशन या पर्सनल टैक्सेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिक्स एजम्पशन ये है कि इन्वेस्टर एक्सपेक्ट फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। जो इन्वेस्टर है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी फर्म की मिलेगी, मतलब कंपनी जो है वो आगे चल के ग्रो करेगा और प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये इसका सिक्स एजम्पशन था। सो गाइस, अभी हमने एजम्पशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज को डिस्कस किया था। अब यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे दे आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। फर्स्ट इज रिलेवेंट थ्योरी एंड सेकंड इज इररिलेवेंट थ्योरीज, ठीक है। सो कैपिटल स्ट्रक्चर जो थ्योरीज है यहाँ पे, जैसे हम लोग ने डिविडेंड डिसीजन में पढ़ा था, दो थ्योरीज, रिलेवेंट थ्योरी एंड इररिलेवेंट थ्योरी, सेम एज इट इज हम यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में भी पढ़ेंगे। सो रिलेवेंट थ्योरीज में ये है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो कंपनी के वैल्यूएशन पे, फर्म की वैल्यूएशन पे अफेक्ट करती है, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर अगर ज्यादा या कम होता है तो उससे कंपनी की जो वैल्यू है, ठीक है, उससे उसकी अफेक्ट होगी। कंपनी की वैल्यू में भी इंक्रीज हो सकती है और मे भी डिक्रीज हो सकती है, ठीक है। इररिलेवेंट थ्योरीज में तो कुछ ऐसी भी थ्योरीज है जो ये डिफाइन करती हैं कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो अफेक्ट नहीं करता कंपनी की वैल्यूएशन पे। कंपनी का वैल्यू बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ेगा, ये कोई अफेक्ट नहीं करता कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब डेब्ट और इक्विटी कुछ भी रखो, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता कंपनी के वैल्यू पर। समझ में आ गया? तो यहाँ पे दो थ्योरीज हैं। अब दोनों थ्योरीज में अलग अलग अप्रोचेस डिफाइन किए गए हैं। रिलेवेंट थ्योरीज में आपको दो अप्रोचेस पढ़ने को मिलेंगे, नेट इनकम अप्रोच एंड सेकेंड इज ट्रेडिशनल अप्रोच। इररिलेवेंट थ्योरीज में आपको दो थ्योरी अप्रोचेस पढ़ने को मिलेंगे, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच एंड एमएम अप्रोच। एमएम अप्रोच सेम एज इट इज जैसे आपने डिविडेंड डिसीजन में पढ़ा था, मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच, ओके। सो गाइज यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि हमें यहाँ पे दो टाइप्स की थ्योरीज पढ़नी है, जिसमें रिलेवेंट थ्योरीज में आपको नेट इनकम अप्रोच पढ़ना है एंड ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ना है, एंड इररिलेवेंट थ्योरीज में आपको नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोचेस पढ़ने हैं और एमएम अप्रोच पढ़ने हैं। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए इसके आगे हम डिस्कस करते हैं। सो गाइज ये भी आप समझ लो कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर होती है कंपनी की वो इन सब चीज़ों पे डिपेंड होती है कि कंपनी के इक्विटी शेयर्स क्या है, कंपनी की प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, कंपनी का डिबेंचर या बॉन्ड्स क्या है, कंपनी किस सोर्सेज से वो डेप्ट ले रही है, कि कितना अमाउंट वो अपनी कंपनी का डेप्ट रख रही है, ठीक है। फोर्थ इज लॉन्ग टर्म्स लोन। तो गाइज ये सारे जो मैंने आपको फोर बताए हैं, ये फोर टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में, ठीक है। इससे आप कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर डिफाइन करते हो, तो इस पॉइंट्स को भी आप इंक्लूड कीजिएगा। सो गाइज अब हम कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट थ्योरीज क्या थी? रिलेवेंट थ्योरी, और उस रिलेवेंट थ्योरी का जो पहला अप्रोच था नेट इनकम अप्रोच। तो हम यहाँ पे नेट इनकम अप्रोच को डिस्कस करेंगे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि नेट इनकम अप्रोच में क्या बताया गया है। सो गाइस नेट इनकम अप्रोच इज गिवन बाय डुरांड। नेट इनकम अप्रोच को किसने दिया था? डुरांड ने दिया था। इन्होंने अपनी इस अप्रोच में क्या कहा है? अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज रिलेवेंट फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन होता है वो फर्म के वैल्यू पे अफेक्ट करता है, मतलब फर्म की वैल्यू से इसका रिलेशन है। अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन गलत रखते हैं या डेब्ट और इक्विटी का कोई भी, मतलब डेब्ट और इक्विटी का जो हम रिलेशन रखते हैं, जो कॉम्बिनेशन रखते हैं, वो कंपनी के वैल्यूएशन से रिलेट करता है, ठीक है। उससे कंपनी की वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है और उससे कंपनी की वैल्यू डिक्रीज भी हो सकती है। तो कंपनी के वैल्यूएशन पे कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट करता है, ये इस अप्रोच में बताया गया है, जैसे कि हमने लास्ट अभी डिस्कस किया था, ओके। इन अदर वर्ड्स, a change in the financial leverage, the ratio of debt to equity, will lead to corresponding change in the value of the firm as well as the overall cost of capital. Same as it is जो अभी हमने बताया, other words में भी यही बताया गया कि सिंपल सा ये समझाया गया आपको कि जो फिनेंशियल लेवरेज में हम लोगों ने जब लेवरेज डिस्कस किया था, जिसमें ऑपरेटिंग लेवरेज, फिनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज पढ़ा था, तो उसमें आपने फिनेंशियल लेवरेज पढ़ा होगा जो EBIT अपॉन EBT, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन अर्निंग बिफोर टैक्सेस, ठीक है। तो जो डेब्ट इसमें इक्विटी का जो रेशियो होता है, ठीक है,
तो जो डेब्ट और इक्विटी का हम रेशियो रखते हैं वो लीड करता है, मतलब वो रिलेट करता है कंपनी की वैल्यू से, और वो उससे हम कंपनी की वैल्यू भी चेंज हो सकती है। तो जो डेब्ट टू इक्विटी का रेशियो होता है उससे कंपनी की वैल्यू चेंज हो सकती है, शायद उससे कंपनी की वैल्यू बढ़ भी सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, और साथ ही साथ केवल कंपनी के वैल्यूएशन पे अफेक्ट नहीं करता बल्कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी अफेक्ट करता है। ठीक है, सो इस अप्रोच में सिंपल सा ये बताया गया है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर होती है कंपनी की, कि कितना हम डेब्ट रखेंगे, कितनी हम इक्विटी रखेंगे, वो कंपनी के वैल्यूएशन से रिलेट करता है। उससे कंपनी की वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, और केवल कंपनी की वैल्यूएशन पे नहीं बल्कि वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे भी अफेक्ट करता है। तो याद रखिएगा, इस अप्रोच में दो चीजें बताई गई हैं, वैल्यूएशन ऑफ द फर्म एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दोनों पे कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट करती है। ठीक है, सेकेंड, हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कैपिटल स्ट्रक्चर पे अफेक्ट करती है, तो उससे ही रिलेटेड हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। फर्स्ट इज, इफ द रेशियो दैट मीन्स डेब्ट टू इक्विटी इंक्रीजेस, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल डिक्लाइन while the value of firm as well as the market price of equity shares will increases। अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इंक्रीज करता है तो उससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, और वैल्यू ऑफ द फर्म और साथ ही साथ मार्केट प्राइस शेयर भी इंक्रीज कर जाएगी। तो इतना याद रखिए कि जब जब डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, डेब्ट और इक्विटी का रेशियो जो है अगर वो बढ़ेगा, तो डेब्ट टू इक्विटी का रेशियो तभी बढ़ सकता है जब डेब्ट ज्यादा हो और इक्विटी कम हो। तो अगर डेब्ट टू इक्विटी का रेशियो बढ़ता है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल घट जाएगा, और उससे क्या होगा, कंपनी की वैल्यू और मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो सी सिंपल से ये रिलेशन है कि अगर आप कंपनी की डेब्ट बढ़ाते हो तो उससे कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ जाती है और मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स भी बढ़ जाता है। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये समझाया गया है कि इफ डेब्ट टू इक्विटी रेशियो डिक्रीजेस, अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो डिक्रीज हो जाती है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाती है, और इससे आपका कंपनी की वैल्यू और साथ ही साथ मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स वो भी घट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा है इसका, इसमें डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आप घटाओगे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगा और उसकी वजह से कंपनी की वैल्यूएशन और मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स घट जाएगी। समझ में आ गया? तो सिंपल सा अभी मैंने आपको जो समझाया है कि अगर आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज करते हो, ठीक है, अगर अपने फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमाइज करते हो तो उससे आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़ जाती है और साथ ही साथ मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स भी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि कब बढ़ेगा, जब आप कंपनी की डेब्ट बढ़ाओगे। तो सिंपल सा अभी जो हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था वही यहाँ पे थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि अगर आप अपनी कंपनी की डेब्ट बढ़ाते हो फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज से तो उससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी की मिनिमाइज हो जाएगी, लेकिन उससे क्या होगा, आपकी कंपनी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और साथ ही साथ आपकी कंपनी की मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स भी बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए बड़ी जो कंपनीज होती हैं, जितनी भी बड़ी कंपनीज एमएनसीज कंपनीज होती हैं लाइक टाटाज कंपनी, तो वो सब क्या करती हैं, वो सभी कंपनीज ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कंपनी में डेब्ट बोरो करती हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज से। तो उससे क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल घट जाता है लेकिन उनकी कंपनी की वैल्यू मार्केट में बढ़ जाती है और साथ ही साथ उनके मार्केट प्राइस शेयर्स भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी होती है अपनी कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए और मार्केट शेयर्स बढ़ाने के लिए। ठीक है, सो गाइज एनआई अप्रोच आपको समझ में आ गया होगा, नेट इनकम अप्रोच, और इसमें मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया उसको जरूर कंसीडर कीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट इसके हम एजम्पशन को डिस्कस करेंगे। एनआई अप्रोच के कुछ एजम्पशंस ये हैं कि कंटिन्यूअस इंक्रीज इन डेब्ट डज नॉट अफेक्ट द रिस्क परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर्स। इस अप्रोच में फर्स्ट एजम्पशन ये बताया गया है कि अगर हम कंटिन्यूअस डेब्ट को इंक्रीज करते हैं तो उससे कोई भी अफेक्ट नहीं करता रिस्क, इन्वेस्टर के रिस्क परसेप्शन पे। ठीक है, इन्वेस्टर का जो रिस्क है कि हमें मिलेगी मनी कि नहीं मिलेगी, उससे कोई अफेक्ट नहीं करता डेब्ट बढ़ाने से। ये पहला एजम्पशन है इस अप्रोच में। सेकेंड एजम्पशन ये है कि जो डेब्ट होना चाहिए वो इक्विटी से कम होना चाहिए। ओके, सो कॉस्ट ऑफ डेब्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम होना चाहिए। ये यहाँ पे सेकेंड एजम्पशन है। अभी हम बात कर रहे थे डेब्ट बढ़ाने के लिए, बट यहाँ पे यही है कि कॉस्ट ऑफ डेब्ट जो होना चाहिए वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम होना चाहिए। ठीक है, ये एजम्पशन है। ठीक, तो ये एजम्पशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप यह ध्यान रखिएगा। थर्ड एजम्पशन क्या है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स डजंट एग्जिस्ट। तो थर्ड एजम्पशन ये है कि कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस हैं वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पे टैक्सेस का काम नहीं है, कंपनी भी कोई टैक्स नहीं लग रही है, ऐसा यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे। ओके, सो गाइज आपको ये तीनों एजम्पशन समझ में आ गया होगा।
ठीक है, चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। सो गाइज अभी हमने एजम्पशन को डिस्कस कर लिया। एनआई अप्रोच के ये एक ग्राफ है, जो ग्राफ आपको सिंपल से समझा देगा, बहुत ही इजीली आपको अंडरस्टैंड करा देगा, ठीक है। तो हम इसके ग्राफ को भी डिस्कस करेंगे। सो एनआई अप्रोच में ये ग्राफ आपको बताया गया है। इस ग्राफ में दो लाइन है, एक वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। सो हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको डेप्थ कंसीडर किया गया है और वर्टिकल लाइन में कॉस्ट कंसीडर किया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। सो यहाँ पे आपको यहाँ पे तीन लाइनें दिख रही होंगी, एक के डी है, एक के नॉट है, एक के ई है। सो के डी इज कॉस्ट ऑफ डेप्थ, के नॉट इज द WACC, ठीक है, एंड के ई इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ओके। सो गाइज अगर हम प्रोपोर्शन ऑफ डेप्थ इंक्रीज करते हैं तो जो WACC है वो डिक्रीज होना लगेगा, रिड्यूसेस, घटने लगेगा। अब यहाँ पे देख सकते हो। सो गाइज अभी मैंने जो स्टेटमेंट आपको बताया कि केडी जब इंक्रीज होगा तो के नॉट डिक्रीज होने लगेगा। दैट मीन्स जब कॉस्ट ऑफ डेप्ट इंक्रीज होने लगेगा तो WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो आपने समझा होगा, मैंने इस पे वीडियो बनाया है। इस वीडियो का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके थ्रू आप जाके समझ सकते हो कि WACC दैट मीन्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है, ओके। सो जब कॉस्ट ऑफ डेप्ट को हम इंक्रीज करेंगे तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस होने लगेगा। कैसे? यहाँ पे आप देखो ध्यान से, केडी जब 1 पर है तो के नॉट भी यहाँ पर है, केडी 2 पर है तो के नॉट यहाँ पर आ जा रहा है, केडी 3 पर है तो के नॉट यहाँ पर आ जा रहा है। तो जैसे जैसे केडी इंक्रीज हो रहा है, बट ये तो कांस्टेंट है क्योंकि ये इंक्रीज तो हो रहा है पर ये कांस्टेंट चल रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे केडी इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ डेप्ट WACC डिक्रीज होने लग रहा है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट जब इंक्रीज हो रहा है तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होने लग रहा है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बताइए। तो जब कॉस्ट ऑफ डेप्ट को आप इंक्रीज करोगे तो उस टाइम पे जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। आपने ग्राफ समझ लिया है और के जो है वो सीधे कांस्टेंट ये भी चल रहा है, ठीक है। एक पॉइंट पे आने के बाद ये सेम रेशियो से बढ़ रहा है, ठीक है। तो वो के आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज डिस्कस कर लिया है और कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी का फर्स्ट अप्रोच नेट इनकम अप्रोच के एजम्पशंस और उसके ग्राफ्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम उसके फॉर्मूलाज को देखेंगे कि कैसे हम अपने किस फॉर्मूला के थ्रू हम कंपनी की वैल्यूएशन फाइंड आउट कर सकते हैं और WACC कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट फॉर्मूला, यहाँ पे आपको कुछ 4 फॉर्मूलाज दिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूला इज कि अगर आपको मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म को कैलकुलेट करना हो तो किस फॉर्मूले के थ्रू आप कैलकुलेट करोगे, V = S+D, ओके। सो आपका V क्या है, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, S क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, एंड D क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट, ओके। सेकेंड फॉर्मूला क्या है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैंने अभी इस अप्रोच में बात किया है। इस अप्रोच में मैंने आपको 2 चीज़ें समझाई हैं कि जैसे ही हम कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर को, जब भी हम कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं तो जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो 2 पॉइंट पे काफ़ी अफेक्ट करता है। पहला पॉइंट कंपनी की वैल्यूएशन पे अफेक्ट करता है और दूसरा पॉइंट कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे अफेक्ट करता है। समझ में आ गया? याद रखिएगा कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन होती है वो 2 पॉइंट्स पे, कंपनी के 2 पॉइंट पे काफ़ी अफेक्ट करती है। पहली पॉइंट कंपनी की वैल्यूएशन पे अफेक्ट करती है और दूसरा कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे अफेक्ट करती है, ओके। सो हमने कंपनी की वैल्यूएशन तो फाइंड आउट कर लिया इस फॉर्मूले से। अब हम कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, वो फॉर्मूला है K0 = EBIT/V, ओके। सो EBIT क्या है गाइस, ये पॉइंट हमारे लिए कोई नया नहीं है, एक्चुअली हम ये पढ़े हैं, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है, ओके। हमने लेवरेजेस में इसको पढ़ा है। V क्या है, V इज वैल्यू ऑफ द फर्म, वो कैसे आएगा, आपको इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट करना पड़ेगा। V = S+D से आप V कैलकुलेट करोगे, फिर इसको आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगा, जिसको हम K0 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको WACC भी कहते हैं, ओके। सो 2 फॉर्मूले आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब हम थर्ड फॉर्मूले की तरफ आएंगे। थर्ड फॉर्मूला यह है कि कंपनी की अगर नेट इनकम डिफाइन करनी है तो नेट इनकम को आप कैसे कैलकुलेट करोगे। नेट इनकम को कैलकुलेट करने का मेथड है EBIT - I।
EBIT इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जो हमने अभी बात की है, उसमें से आप कंपनी के इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट कंपनी पे कर रही है उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। फोर्थ क्या है, वैल्यू ऑफ इक्विटी। सो गाइस यहाँ पे जो आप V इज इक्वल टू एस प्लस डी के फॉर्मूले में जो आप एस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स रख रहे हो वो कहाँ से आएगा, वो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे। एस इज इक्वल टू एन आई अपॉन के ई फॉर्मूले से आप वैल्यू ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इससे हम वैल्यू ऑफ इक्विटी दैट मीन्स एस को कैलकुलेट करते हैं। और एस कैसे कैलकुलेट होगा, एन आई अपॉन के ई। तो एन आई आप कहाँ से निकालोगे, इस फॉर्मूले से निकालोगे और उसको यहाँ पे पुट कर दोगे। के ई आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तो आप इजिली यहाँ पे पुट करके एस कैलकुलेट कर लोगे। ओके, सो के ई आपका क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एंड एन आई इज नेट इनकम। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे सारे फॉर्मुलेस, ठीक है। सो आपके फॉर्मुलेस आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम इस पे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कंपनी की वैल्यू एंड कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सो गाइज अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन के थ्रू इस अप्रोच को बहुत ही डीपली समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अ कंपनीज एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग इनकम EBIT is 3 lakh rupees. It has 12 lakh rupees 9% debenture. The equity capitalization rate of company is 12%. Calculate the value of firm and overall capitalization rate according to the NI approach. Okay guys, so question में सिंपल सी है कि कोई कंपनी है जो ये एक्सपेक्ट कर रही है कि उसकी ऑपरेटिंग इनकम दैट मीन्स EBIT 3 लाख रुपीज है, उस 9% की रेट पे वो डिवेंचर लिए हैं 12 लाख रुपीज। ओके, सो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ कंपनी की कितनी है, दैट मीन्स के कितनी है 12%। ओके, हमें कैलकुलेट क्या करना है, कंपनी की वैल्यूएशन कैलकुलेट करनी है कि कंपनी की वैल्यू कितनी है और ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करना है। ओके, सो किस अप्रोच के थ्रू, यहाँ पे सिंपल सा आपको क्वेश्चन में बता दिया है कि एनआई अप्रोच के थ्रू आप कंपनी की वैल्यूएशन और कैपिटलाइजेशन रेट को कैलकुलेट करोगे। ओके, ये क्वेश्चन नंबर ए है, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिखेंगे बट 3 क्वेश्चन में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ये क्वेश्चन ए है। क्वेश्चन बी में देखते हैं क्या है, इफ द डिबेंचर डेप्ट इज इंक्रीज टू 15 लाख रुपीज व्हाट शैल बी वैल्यू ऑफ फर्म एंड ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट। सो क्वेश्चन बी में ये बताया गया है कि अगर हम डिबेंचर डेप्ट को इंक्रीज कर देते हैं और इंक्रीज करके 15 लाख रुपीज कर देते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ए में जो आपका डिबेंचर डेप्ट है वो 12 लाख रुपीज है, तो वही बात की गई है अगर उसी डिबेंचर डेप्ट को हम 15 लाख रुपीज कर देते हैं तो कंपनी की वैल्यू क्या होगी और कैपिटलाइजेशन रेट क्या होगा, वो कैलकुलेट करना है क्वेश्चन बी में। थर्ड क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर हम डिबेंचर डेप्ट को डिक्रीज करके 10 लाख रुपीज कर देते हैं, 12 लाख रुपीज से 10 लाख रुपीज कर देते हैं तो कंपनी की वैल्यूएशन क्या होगी और ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट क्या होगा। सो गाइस चलिए हम कैलकुलेट करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कंपनी की वैल्यूएशन और ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट को कैलकुलेट करते हैं। सो गाइस सोल्यूशन इज, हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें EBIT गिवन है 3 लाख रुपीज, डेप्ट गिवन है 12 लाख रुपीज, किस रेट पे, 9% की रेट पर, ठीक है, और के आपका गिवन है 12%। सो 12% को आप ओपन करके डेसिबल में कन्वर्ट करोगे तो 0.12 आ जाएगा। ओके, सो हम इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ओके, सो गाइज स्टेप आप याद रखना, उसी स्टेप के थ्रू आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, एनआई कैलकुलेट करना। एनआई इज नेट इनकम को कैलकुलेट करना। ओके, तो नेट इनकम कैसे कैलकुलेट होता है, EBIT माइनस आई, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है अभी, ठीक है। सो EBIT क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। सो EBIT क्वेश्चन में आपको गिवन है 3 लाख रुपीज, ठीक है, और इंटरेस्ट क्वेश्चन में इंटरेस्ट गिवन नहीं है, आपको क्या गिवन है, डेब्ट गिवन है 9% के इंटरेस्ट पे, ठीक है। सो आपको इंटरेस्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि आपको परसेंटेज गिवन है, वैल्यू गिवन नहीं है कि कितनी वैल्यू आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ठीक है। तो वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, डेब्ट आपको कितना दिया हुआ है 12 लाख रुपीज, किस परसेंटेज पे आप डेब्ट का इंटरेस्ट पे कर रहे हो, 9% पे। सो आप कैसे निकालोगे, 9% ऑफ 12 लाख रुपीज, 12 लाख का 9% कैलकुलेट करोगे, सो आपका आ जाएगा 1,08,000 रुपीज, ठीक है। सो ये आपका इंटरेस्ट निकल गया, ठीक है। एनआई के लिए अभी हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है सेम एज इट इज, बस हमें वैल्यू पुटअप करनी है। सो EBIT 3 लाख रुपीज क्वेश्चन में गिवन है, उसमें से आप आई इंटरेस्ट जो आया है आपका
1,08,000 रुपीज़ माइनस कर दोगे तो NI आपका आ जाएगा 1,92,000 रुपीज़। ओके गाइज, सो आपका फर्स्ट स्टेप पूरा होता है। फर्स्ट स्टेप में आप NI कैलकुलेट कर लेते हो। ओके, अब हम सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या है, आपको S कैलकुलेट करना है। और S क्या था? S था वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो S को कैसे कैलकुलेट करते हैं? NI अपॉन KE। S का फॉर्मूला क्या होता है? NI अपॉन KE। ओके, सो NI आपका कितना है? 1,92,000 रुपीज़। ठीक है, और KE क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? 0.12। ठीक है, क्वेश्चन में अभी आपने यहाँ पे KE रखा है 0.12। ठीक है, तो बस यहाँ पे वही करना है, 0.12 से डिवाइड कर देना है आपको NI को। सो NI को जब आप 0.12 से, मतलब 1,92,000 को जब आप 0.12 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 16 लाख रुपीज़। ओके, सो S कैलकुलेट हो जाता है 16 लाख रुपीज़। अब आपको थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ना है। थर्ड स्टेप में क्या है? V इज इक्वल टू S प्लस D। S अभी आपने कैलकुलेट किया, वैल्यू ऑफ इक्विटी, एंड D इज वैल्यू ऑफ डेब्ट। ओके, सो गाइज इन दोनों के वैल्यू को पुट करके ऐड कर देना है। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी आई है? 16 लाख रुपीज़, एंड वैल्यू ऑफ डेब्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है 12 लाख रुपीज़। देखो 12 लाख रुपीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों वैल्यू को ऐड कर देनी है, और ऐड करने के बाद आपकी आंसर कितने आएंगे? 28 लाख रुपीज़। ओके, सो यहाँ पे V जो है दैट मीन्स वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म आपका कैलकुलेट हो जाता है और कितना आता है? 28 लाख रुपीज़। ओके, सो यहाँ पे आपका थर्ड स्टेप क्लियर होता है, और थर्ड स्टेप से आप वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट कर लेते हो। अब आपको कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करना है। सो गाइज कैपिटलाइजेशन रेट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो फोर्थ स्टेप में आपको कैपिटलाइजेशन को कैलकुलेट करना है। तो कैपिटलाइजेशन रेट दैट मीन्स K0, या इसको WACC भी कहते हैं, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? EBIT अपॉन V। EBIT क्वेश्चन में आपको गिवन है, अभी हम लोगों ने पुट किया था 3 लाख रुपीज़। ठीक है, और V आपने अभी कैलकुलेट की है। ओके, V आपका क्या आया था? इज 28 लाख रुपीज़। ठीक है, EBIT क्वेश्चन में 3 लाख दिया हुआ है, आपका V आ गया 28 लाख रुपीज़। दोनों वैल्यू को डिवाइड कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 0.107। ठीक है, ये डेसिमल में वैल्यू है, हमें परसेंटेज में चाहिए तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा परसेंटेज में आंसर कितना आ गया? 10.7%। तो K0 आपका फर्स्ट क्वेश्चन में कितना आ गया? 10.7%। क्लियर? सो फर्स्ट क्वेश्चन में ठीक है, क्वेश्चन ए में आपका वैल्यू ऑफ फर्म कितना आ गया? 28 लाख रुपीज, और K0 कितना आ गया? 10.7%। क्लियर? ये पहले वाले क्वेश्चन में था, वैल्यू ऑफ द फर्म निकल गया और K0 निकल गया। अब हम सेकेंड क्वेश्चन में देखेंगे, जब आपका डिबेंचर डेब्ट इंक्रीज होकर 15 लाख रुपीज हो जाता है, 12 लाख दिया हुआ है, 12 लाख से इंक्रीज होकर कितना हो जाता है? 15 लाख रुपीज, तब वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होगा और तब कैपिटलाइजेशन रेट क्या होगा? तो चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं। ओके, ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन में भी सेम एज इट इज EBIT 3 लाख रुपीज है। डेब्ट आप अब यहां पर कंडीशन क्या था कि डेब्ट आपका इंक्रीज होकर 15 लाख रुपीज हो जाता है, लेकिन जो आपका इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो 9% सेम है। ठीक है, के भी आपका सेम है 12%। ठीक है, तो उसको हम 0.12 लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैलकुलेट करना। सो गाइज इस क्वेश्चन को भी सेम हम उसी स्टेप से कैलकुलेट करेंगे जिस स्टेप से अभी हमने क्वेश्चन ए को कैलकुलेट किया है। क्वेश्चन ए में जैसे हमने 4 स्टेप अप्लाई किया है, वैसे ही सेम एज इट इज क्वेश्चन बी में भी हम 4 स्टेप अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप में हम क्या कैलकुलेट करते थे? NI कैलकुलेट करते थे, तो हम इसमें भी NI कैलकुलेट करेंगे। NI दैट मीन्स नेट इनकम कैलकुलेट करेंगे। तो नेट इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं? EBIT माइनस I। EBIT सेम एज इट इज 3 लाख रुपीज है। ठीक है, I यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे I 15 लाख का निकालना है, तो 15 लाख का 9% निकालेंगे। तो जब 9% निकालेंगे तो 1,35,000 आ जाएगा। तो हम 3 लाख में से 1,35,000 को माइनस करेंगे तो NI हमारा कितना आ गया? 1,65,000। तो कंपनी की नेट इनकम कितनी है? 1,65,000। क्लियर? हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर होता है। अब हम सेकेंड स्टेप की तरफ चलेंगे। सेकेंड स्टेप में हम वैल्यू ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करते थे।
ठीक है। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एनआई अपॉन केई। एनआई अभी आपने कैलकुलेट किया है 1,65,000 रुपीज, केई आपके क्वेश्चन में गिवन है 0.12, डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा 13,75,000 रुपीज। ओके, सो वैल्यू ऑफ इक्विटी कंपनी की कितनी आ गई, 13,75,000 रुपीज। ओके, सेकेंड स्टेप क्लियर हो गया होगा। अब हम थर्ड स्टेप की तरफ चलेंगे। थर्ड स्टेप में हमें कंपनी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है ना कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, इक्विटी प्लस डेप्ट। तो कंपनी की जब हमें वैल्यूएशन फाइंड आउट करनी है तो हम डेप्ट और इक्विटी को ऐड कर देंगे। ओके, सो कंपनी की इक्विटी कितनी आई है, 13,75,000 रुपीज, और कंपनी डेप्ट कितना ले रहा है, 15 लाख रुपीज। ओके, तो दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो कंपनी की वैल्यूएशन निकल जाएगी 28 लाख रुपीज 75,000। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि जैसे ही हमने डेप्ट 12 लाख से 15 लाख रुपए किया तो उस टाइम पे क्या हुआ कि हमारा जो कंपनी की वैल्यूएशन 28 लाख से 28,75,000 रुपीज हो गया। तो जैसे ही हम डेप्ट इंक्रीज कर रहे हैं तो कंपनी की वैल्यूएशन भी इंक्रीज हो जा रही है। ओके, अब हम कंपनी की ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट को कैलकुलेट करेंगे। तो कैपिटलाइजेशन रेट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, EBIT अपॉन V। सो EBIT इज 3 लाख रुपीज, V आपका 28,75,000 है, डिवाइड करो तो आंसर आ जाएगा 0.1043। ओके, अब इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 10.43%। ओके, सो गाइज यहाँ पे आप देख रहे होगे कि आपका कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट हो गया 10.43%। क्लियर। तो क्वेश्चन ए को भी हमने कैलकुलेट कर लिया, क्वेश्चन ए का आंसर ये आ गया। क्वेश्चन बी को भी हमने कैलकुलेट कर लिया, क्वेश्चन बी के आंसर्स क्या आए हैं, ध्यान देना, क्वेश्चन बी के आंसर्स क्या आए हैं, कंपनी की वैल्यूएशन जो आई है 28,75,000 रुपीज आया है, और कंपनी का ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट कितना आया है, 10.43%। क्लियर, 10.43%। तो यहां पे देखो, जब कंपनी डेप्ट इंक्रीज कर रही है, यहां पे डेप्ट कितना था, 12 लाख रुपए था, और यहां पे डेप्ट कितना है, 15 लाख रुपए है। तो अभी जो हमने स्टेटमेंट पढ़ा है वही चीज हम यहां पे देखेंगे। तो जब कंपनी डेप्ट इंक्रीज कर रही है तो कंपनी की वैल्यूएशन पहले 28 लाख थी, अब 28,75,000 रुपीज हो गई। तो डेप्ट इंक्रीज होता है तो कंपनी की वैल्यूएशन इंक्रीज होती है, उससे कंपनी की वैल्यू पे अफेक्ट होता है, कंपनी की वैल्यूएशन इंक्रीज बढ़ जाती है। ठीक है, जब आप डेप्ट बढ़ाओगे। और कंपनी का जो कैपिटलाइजेशन रेट होता है, ठीक है, वो 10.7% था पहले, अब कितना हो गया, 10.43% हो गया। तो कंपनी की कैपिटलाइजेशन रेट क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। समझ में आ गया। तो वही चीज हमने ग्राफ में भी देखा था कि जब कंपनी की डेप्ट इंक्रीज करते हैं, कॉस्ट ऑफ डेप्ट इंक्रीज होता है, तो कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट वो क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, आप यहाँ पे जो आपने ग्राफ में देखा था ना, वही चीज आप यहाँ पर भी देख रहे हो कि कंपनी की डेप्ट इंक्रीज हुई तो कंपनी का जो कैपिटलाइजेशन रेट है K0 वो डिक्रीज हो गया, वो 10.7% से 10.43% आ गया। ठीक है, ये एक्चुअली K0 है, ये कैपिटलाइजेशन रेट है। ठीक है, तो 10.7% से 10.43% आ गया। तो गाइज आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा आपको अब कि ग्राफ में क्या बताया जा रहा था। ग्राफ में वही चीज बताई जा रही थी जो यहाँ पे मैंने आपको बताया है, क्वेश्चन सॉल्व करके बताया है कि जैसे हम डेप्ट इंक्रीज करेंगे कंपनी की कैपिटलाइजेशन रेट डिक्रीज होती जाएगी। ओके, सो गाइज मैंने इस वीडियो में 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी। क्वेश्चन सी आपका होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन सी को सॉल्व करके बताओगे कि कंपनी की वैल्यूएशन आपकी कितनी हुई है, कितनी निकली है, और कंपनी का ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट क्या फाइंड आउट हुआ है। तो कंपनी की वैल्यूएशन और कंपनी की कैपिटलाइजेशन रेट आप कैलकुलेट करके आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताएंगे कि आपका क्या आंसर आया है। ओके, तो गाइज हमने इस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिया। अब कैसे हम इस अप्रोच को अप्लाई करेंगे वो भी हमने समझ लिया। एनआई अप्रोच को हमने बहुत ही क्लियरली समझा है और उसके फॉर्मूलाज भी हमने समझ लिए, क्वेश्चन सॉल्व करना भी समझ लिया। ठीक है, आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।